तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्रेस करके घंटे को बजा दो, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे लगातार मिलते रहे विदाउट एनी डिले। शुरू करते हैं। नमस्कार। तो सवाल नंबर पहला आपके सामने रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 से छोड़ा था, वहीं से शुरू करेंगे। अगर कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? If a sum of money triples in 10 years, what is the rate of simple interest? 20%, 45%, 30% या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है जवाब। अगर हम आपसे पूछे इस सवाल का आंसर तो आपको क्या देना है, तो आप जल्दी से देने की कोशिश जरूर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जवाब भी आपका आसानी से मिलेगा। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। उम्मीद है कि जवाब अच्छा मिलेगा और आसानी से आप देने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो क्या जवाब मिलता है? अगर विधोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? तो ऐसे सवालों को करते समय बड़ा ही आसान तरीका आप अपना सकते हैं। हालांकि आप फॉर्मूला अपनाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है, अगर मैं सिंपल बताऊं कि भाई आपने सोचा उसने कोई धन लगाया, 100% का वो धन था। फॉर एग्जाम्पल वो 100% अमाउंट था, उसे वो 10 वर्ष में कितना हो गया? 3 गुना हो गया। यानी 10 साल में वो कितना हो गया? 100 का 300 बन गया है जी। 100 का 300 बन गया ना। अब 300 बन गया तो ब्याज कितना मिला? आपने कहा 300 में से 100 कम कर दिया तो 200% ब्याज मिला। ये 10 वर्षों में 200% का ब्याज मिला भैया को। सोचो इस बात को कि 10 वर्षों में 200% का ब्याज मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 10 सालों में 200% का ब्याज मिला तो एक साल में कितने का मिलेगा? आपने कहा 200 में 10 का डिवाइड कर दिया तो 20% का ब्याज मिला। तो एक साल की दर कितनी है? 20%। कितना आसान सवाल था। 45%। ओ माय गॉड, बड़ा खतरनाक आंसर दिया आपने। इज इट क्लियर? आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी समस्या इस सवाल में आपको आई होगी, बहुत ही इजी सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जय हो आयुष, कैसे हैं? यदि किसी संख्या का एक चौथाई उसके एक पांचवे से 3 अधिक है, उस संख्या के बड़े और छोटे अंकों का अंतर क्या है? किसी संख्या का एक चौथाई उसके एक पांचवे से 3 अधिक है तो संख्या के बड़े और छोटे अंकों में अंतर। अब खुद देखो भाई, सवाल में क्या, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 3 मोर देन द 1/5 ऑफ दैट नंबर। अगर वो नंबर आपने सपोज माना है ए है तो उसका एक चौथाई कितना होगा? आपने कहा इसका 1/4। उसना एक पांच कितना होगा? आपने कहा ए का 1/5। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 3, यही तो बोला है कि दोनों का अंतर 3 है। यानी ये इससे ज्यादा कैसे पता लगेगा? जब इसको घटाओगे तभी तो पता चलेगा। देखा? ओके, तो क्या करें? इसका मतलब हुआ a/4 माइनस a/5 इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो अब आपने इसका एलसीएम लिया 20, 4 पंजे 20, 5a माइनस 5 के 20, 4a इज इक्वल टू 3। या आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू 3 गुणा 20, दैट इज 60। तो अब आप देखो, इसमें आपको बताना था, गेन एक बार चेक कर लें, 1/4 और उसके 1/5 से 3 अधिक था तो a/4 माइनस a/5, 20 एलसीएम लिया, 4 पंजे 20, 5 एकम 5a, 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20, 4a बराबर 3। ठीक है, तो 60 आना चाहिए। तो इसमें अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने उत्तर में जी। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओके, तो आपको बतानी थी संख्याएं। अब कुल संख्या आपको पता लगी तो बड़े और छोटे अंक का अंतर कितना है? तो 60 तो इसका टोटल नंबर आपको मिला। तो भाई ये संख्या कितनी हो जाएगी? आपने कहा 60 का 1/4 पहली संख्या हो गई, 15। 60 का 1/5 दूसरी संख्या हो गई, तो कितना? आपने कहा 12। तो 15 और 12 वो संख्याएं हैं जो निकली। अब दोनों का अंतर कर दें तो दैट इज 3। बात समझ में आ गई? तो बड़े और छोटे अंक का अंतर इन दोनों, यानी बड़ा अंक तो ये हो गया ना और छोटा अंक ये हो गया। क्लियर है? तो
बड़ा अंक कितना था a/4, छोटा अंक a/5। अब दोनों का अंतर देखा तो 3 ही तो है, 3 जो दिखता। वैसे ये सवाल यही भी हो जाता आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बड़ा अंक ये, छोटा अंक घटाओगे 3 ही आएगा, यहाँ पर हम आंसर ले सकते थे, लेकिन घुमा कर दिया जिसे आप समझ लो। ओके, क्लियर है? थोड़ा सा घुमा दिया है बस, आपको समझ में आ जाए। हालांकि बड़ा अंक और छोटा अंक देखेंगे तो 15 और 12 है, उन दोनों का टोटल पूछ ले तो ज्यादा बेटर है। कोई बात नहीं है, आपने समझ लिया, बहुत बढ़िया है। एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 1000, 1024, 1048 और 1100। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो समझते हैं जवाब क्या मिलता है। आपने कहा, क्या बात है, बड़ा फास्ट आंसर है, 1024, 1024। क्यों? देखो, 4 अंकों की छोटी छोटी, अभी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है? आपने कहा सर सबसे पहले छोटा 1000 है, लेकिन 1000 पूर्ण वर्ग नहीं होता, 900 पूर्ण स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 900 होता है। 1000 तो पूर्ण क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। लेकिन 1024 की अगर हम बात करते हैं तो 1024 हमारा क्या बनता है? परफेक्ट स्क्वायर। किसका होता है ये? 64 का। बिल्कुल सही बात है। 1048 नहीं होगा, 1100 नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देख लो, अगर मैं बात करता हूं 30 में 30 की गुणा करोगे तो 900, और 32 में 32 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1024। तो ये 32 का स्क्वायर होता है ना, अगर 32 का स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? यही आना चाहिए ना, 1024। तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब मुझे अच्छे अच्छे से मिल रहे हैं। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। क्लियर है? तो सिर्फ यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज 32 का स्क्वायर, ये वाला है। इज इट क्लियर? चलो तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और नया प्रश्न क्या कहता है आपसे, क्या सुनता है आपसे। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है? सवाल बड़ा अच्छा है, ट्रेन संबंधी प्रश्न है, और यूपीटेट के लिए अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है, ये आपको बताना है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा या 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन with that is 110 meter long travel 6 kilometer in the opposite direction. What will be the speed of the train if passes by the person running at the hourly rate is 6 seconds? सवाल को समझने की कोशिश करना, सभी लोग करना। देखो मैं समझा देता हूँ, ये होगी ट्रेन, ऐसे समझना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसकी चित्रकारी सी कर दूंगा। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसके पहिए हुए रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है यहां से ये, और उसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ एक आदमी आ रहा है इधर से दौड़ता हुआ, ऐसे दौड़ता हुआ। स्पीड क्या है इसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा। और जब हम ऐसी बात मानते हैं कि वो दौड़ता हुआ आ रहा है, तो जो पार करने में समय लगेगा, सपोज करते हैं ये आदमी है, ये आदमी है और ये ट्रेन है, तो ये आदमी जब दौड़ता हुआ इधर से आ रहा है, ट्रेन इधर से आ रही, तो वो जो पार करेगी तो कहां से? जब आदमी और ट्रेन आपस में ऐसे पास पास आएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस ये होगी, वो नागणनीय होगी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? वो जीरो होगी, तब हम मानते हैं। तो आपको पता है ना सापेक्ष चाल क्या होती है, तो शायद आपको पता हो। तो अब देखते हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ते हुए आदमी को वो 6 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन ने 6 सेकंड में पार कर दिया आदमी। अब यही समझने की बात है, इस ट्रेन ने 6 सेकंड में आदमी पार कर दिया, और ट्रेन कितनी थी? 110 मीटर, तो उसकी स्पीड क्या हुई? अब मुझे बताओ भाई, इधर से तो आदमी आ रहा था 6 किलोमीटर स्पीड से, इधर से ट्रेन जा रही थी, तो उस आदमी को उस ट्रेन ने कितने में पार कर दिया? बहुत सिंपल सवाल है। 66 किलोमीटर आ रहा है, चलो 66, आपने कहा 66 आ रहा, देखते हैं 66 है तो 66 को पूरा करेंगे। तो देखो समझने की कोशिश, अगर मैं ट्रेन की गति की बात करूं तो मोटी सी बात देखो कि जितनी ट्रेन की गति होगी और आदमी की गति होगी, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना,
भाई दोनों की स्पीड कितनी हुई, तो आपने कहा 110/6 मीटर, तो ये तो हुई इसकी गति, क्योंकि 110 की स्पीड से ये जा रही थी। अब ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, भाई जो ट्रेन की गति होगी वो क्या होगी, आपने कहा क्योंकि सर ट्रेन इधर से जा रही थी तो ट्रेन माइनस का 6, क्योंकि भाई 6 किलोमीटर से आदमी भी तो इधर से आ रहा था, तो बस, तो ट्रेन की गति आपको निकालनी थी, तो आपने क्या काम किया, आपने कहा ओके, तो ये कितना हो गया 110/6, तो उसकी स्पीड हो गई गुणा 60, गुणा 60 क्यों बदला, क्योंकि हमने सेकंड्स में दिया है यहाँ, तो इसको मुझे किलोमीटर बदलना पड़ेगा, 3600 बटा करते ना 1000। हाँ जी, बात समझ में आ रही है, 36/1000 तो करोगे, भाई ये सिंपल दिया है 60/100/6, इसको ये मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, बात वही पड़ेगी। अगर मैं 18/5 का यहाँ कर दूं, मैं समझाने के लिए कहा बस यहाँ पर 18/5, तो देखिए 6×3 = 18 और 22×5 = 110, तो 66 आया, क्योंकि इसकी स्पीड भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो ट्रेन की स्पीड पूछा था, 66 - 6 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, आसान था, सवाल बिल्कुल सिंपल था। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो ट्रेन जो है वो मीटर में है और आपको किलोमीटर में करना है ना, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। हाँ आई 66, पता आपका 66 आ रहा, एकदम सही बात है, वो इन दोनों की सापेक्ष चाल है ना, भाई जब आदमी, सोचो भाई ये ट्रेन इधर को चल रही है, अगर आदमी स्थिर होता तो ट्रेन की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ट्रेन इधर से जा रही है, आदमी इधर से आ रहा है, समझो अगर ट्रेन फिक्स है एक जगह, अगर ट्रेन फिक्स है, हाँ क्या बात है, ये ट्रेन अगर ये आदमी फिक्स होता है, खंबा होता, उस खंबे को पार करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो खंबा एक जगह खट्टा हो खड़ा होता, तो ट्रेन सब, अब देखो क्या है, ये भी इधर को चल रहा है, ये भी इधर को चल रहा है, तो आपको ट्रेन की स्पीड थोड़ी पता है, आपने 10 मीटर की ट्रेन थी, आदमी को पार करना 6 से भाग कर दिया आपने, लेकिन ये सापेक्ष चाल निकल के आई ना आपकी, हाँ जी, ये तो सापेक्ष रिलेटिव स्पीड आई ना, दोनों को पार करने में समय कितना लगा, आप समझ रहे हो, इसीलिए जब मैंने निकाला, हाँ जब मैंने निकाला कि भाई ये तो दोनों की स्पीड थी, तो जब आपने निकाला 66 किलोमीटर की स्पीड से वो दोनों आपस में पार करेंगे, क्योंकि आपको 6 किलोमीटर क्यों करना पड़ा, क्योंकि आदमी की स्पीड भी 6 किलोमीटर थी ना, इसीलिए। बहुत बढ़िया, लाल फूल, नीला फूल, पीला फूल, हरा फूल, आपका पढ़ाने का तरीका सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, थैंक यू। एक अर्धवृत्ताकार के आकार की खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर, समझना ध्यान से, एक अर्धवृत्ताकार आकार की खिड़की के व्यास 63 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति कितनी होगी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और उम्मीद है कि इस सवाल को आप करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उसकी परिमिति आपको बतानी है, एक अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कल शेप्ड है, उसका डायमीटर आपको दिया है 63, तो आपको बताना है उस अर्धवृत्ताकार की परिमिति, परिमिति में सरकमफ्रेंस कितनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर इसको आप करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको इस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल मिलेंगे पक्का, इस बात को सोच के चलिएगा, और आपने सोच के चला है तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं समझा, अर्धवृत्ताकार क्या होता है, ऐसी है खिड़की, यही तो खिड़की है, ऐसे अर्धवृत्ताकार यही तो होता है, ऐसे, ये है अर्धवृत्ताकार, ऐसे तो होती है। एक आकार की खिड़की का व्यास, व्यास क्या, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 63 है, क्या बात है, बहुत बढ़िया अर्पित, वेरी गुड, तो 63 है, तो भाई अब आपको पता है, अब इस खिड़की का व्यास इतना दिया है, तो भाई आपको पूछा इसका रेडियस कितना होगा, आपने कहा रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, यानी 63/2 इसका क्या है, रेडियस है, और शायद आपको पता हो, अगर मैं इसका कंप्लीट आपसे बात करूं कि इसका परिमिति कितना होगा, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला, प्लस एक ये वृत्त का कितना, यही तो होता है परिमाप, क्या होता है, यानी उसका पूरा बाउंड्री कितने का है, यही तो फाइंड आउट करोगे। और शायद आपको याद है कि अगर मैं बात करूं पूरे वृत्त की सरकमफ्रेंस की, यानी संपूर्ण पृष्ठ की या वक्र पृष्ठ की, तो वो 4 गोलों के बराबर होता है, भाई 4 गोलों के क्षेत्रफल के बराबर होता था ना, या नहीं, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, और अगर मैं बात करूं इसकी सरकमफ्रेंस की, तो ये कितना है, दैट इज सरकमफ्रेंस, पूरा गोला कितना है, 2 पाई आर है ना ये,
अगर मैं इसकी बात करूं एक पूरे वृत्त की परिमिति की, तो वो 2 पाई आर होता है भाई। 2 पाई आर तो होता है पूरा परिमिति अगर देखा जाए तो। लेकिन वो कितना चला आप समझना ध्यान से, वो ऐसे चला है, ये है उसका। तो यहां से यहां तक तो ये आर आर हो गया 2 बार, तो 2 आर तो ये हो गया। और ये कितना हुआ यहां से यहां तक का नीचे वाला, आपने कहा सर पाई आर ये हो गया, क्योंकि पूरे गोले का 2 पाई आर होता है। तो यहां से यहां तक देखो तो पूरा 2 पाई आर इसकी वृद्धि होती है, तो आधा कर दें तो पाई आर ये। तो टोटल परिमिति कितनी बनी, पाई आर प्लस 2 आर। बात समझ में आई कैसे निकला है ये सवाल, समझा कि बता रहा हूँ इसलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कैसे होता है। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था कि पाई आर प्लस 2 आर होता है, या आप इसमें से आर कॉमन निकाल लें तो पाई प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आया कैसे, जनरली तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, देखा ओके। तो अब देखो भाई, आर इंटू पाई प्लस 2, आर कितना है आपने कहा 63/2, और मल्टीप्लाई में 22/7 प्लस 2, ये तो हुआ। कर दो, इसमें क्या दिक्कत पड़ रही है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो 63/2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 14, 7, 7 नाम 63, 2 से काटे तो 11 बार, तो 14 नहीं 126 में 14 11 9, 7 नाम 63 मल्टीप्लाई कर दी, देन यू विल गेट द आंसर 63/2 करेक्ट, एकदम सही है। इस हो गया ना, ओ ये प्लस है, माफ करिएगा मैंने इसको उल्टा कर दिया, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ कर देता हूँ इधर। तो ये क्या हुआ, इधर लिख देता हूँ इसको हटा के यहाँ से, जिससे कि आपको इजीली दिख। क्या हुआ ये 63/2 मल्टीप्लाई 12 और 14 36, ये काटा नहीं है मैंने, इसको बाद में काटूंगा। 36/7, तो 7 से काटे 9 बार, 2 से काटे 18, 18 निम्मा 162, दैट इज द राइट आंसर 162 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये किसी भी अर्धवृत्ताकार का परिमिति या परिमाप कितना होता है, कैसे आया 2r प्लस पाई, वो कैसे है, क्योंकि कोई आदमी यहां से यहां तक चलेगा आर, फिर वो आर चलेगा, और ये आधा वृत्त चलेगा तो पाई आर ये चलेगा, तो इसलिए पाई आर प्लस 2r इसका अर्धवृत्त जो होता है, इसलिए उसको समझा रहा है डिटेल में। एक और सवाल लेते हैं और जानते हैं, एक और सवाल। अंशु ने अंग्रेजी में प्राप्तांक, विज्ञान में प्राप्तांक के 2 गुने हैं। अंशु के अंग्रेजी में जो प्राप्तांक हैं वो विज्ञान के प्राप्तांक के 2 गुने हैं। इसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक 180 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों में 2:3 का अनुपात है, तो विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक हैं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है जी। प्रश्न आपके सामने है, चाहूंगा जवाब अच्छे से मिले। Anshu's marks in English is twice the marks scored in science. His total marks, her total marks in English, science and mathematics are 180. If the ratio of marks in English and maths is 2:3, then what is her marks in science? बड़ा सिंपल सवाल है, और कोशिश करूंगा जल्दी से इसका जवाब भी मिले विदाउट एनी डिले। आप जल्दी से इसका आंसर देने की कृपा करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। दैट्स वेरी नाइस जी। तो उम्मीद पर भरे जवाब, उम्मीद पर आपके सवाल, हमारी तरफ से आंसर क्या मिलते हैं आपको देखते हैं। तो यहाँ पर जवाब देने की कोशिश पूरी जारी है, और सवाल का उत्तर आपकी तरफ से आना बाकी है। देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। ओके, और जवाब तैयार है आपकी तरफ से। चलो समझ लेते हैं, काफी देर हो गई है। आंसर हम सब देखो, सिंपल समझो, अंशों के अंग्रेजी जो इंग्लिश है, और विज्ञान साइंस है। साइंस में अगर उसको 1 नंबर मिला तो इंग्लिश में उसको 2 मिले, यही तो मतलब है। यानी इंग्लिश और साइंस का जो आपस में रेशियो वो 2:1 का। क्लियर है। सेम इसके अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के कुल प्राप्तांक कितने हैं, अगर मैं देखूं इंग्लिश के, साइंस के और मैथ्स के टोटल नंबर कितने 180 हैं उसने कहा, और गणित में प्राप्तांक 180। यदि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक, यानी अगर मैं बात करूं इंग्लिश और गणित के प्राप्तांक, वो कितने हैं, वो 2:3 है। तो आपको बताना इसमें विज्ञान के नंबर कितने हैं, तो क्या करें,
अब देख लेते कितने हैं। हमने क्या देखा, हमने एक छोटी सी बात देखी, हमने इसके रेशो को बदला, क्योंकि हम रेशो को इक्वल करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, इसको मैंने बदल दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइंस रेशो इंग्लिश बराबर 1:2, और ऐसे इंग्लिश रेशो मैथ वो क्या हो जाएगा, आपने कहा 2:3। तो रेशो बराबर कर लिए, तो ऑलरेडी बराबर है, तो रेशो क्या हुआ, साइंस इंग्लिश और मैथ का रेशो कितना है, 1:2:3। उसने बोला टोटल नंबर 180 थे, तो मैं देखूं तो 1+2+3 बराबर 180। तो 3 2 5 और 6 बराबर कितना हुआ, आपने कहा 180। तो एक अनुपात किसके बराबर, 180/6 बराबर 30। तो एक अनुपात किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो उसने पूछा है विज्ञान, तो विज्ञान का अनुपात कितना है, दैट इज 1। तो विज्ञान कितना अनुपात कितना है, साइंस इज इक्वल टू 1:30, इट विल बी 30। साइंस का रेशो 3 कहां से निकाल दिया, हाँ जी, साइंस का रेशो कहां से निकाल दिया 3। आयुष 60 कहां से आ गया, इट्स 30 ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हो तो मुझे बता देना। बात तो वही है, अगर आप इसको 1/2 भी मानेंगे, बात तो वही है कि अंग्रेजी का डबल है और उसके आधे हैं, तो आप उसको एक मानेंगे तो उसको 1/8 मानेंगे, तो तब भी रेशो यही आएगा। नो, 180/9 गुणा 3, 3 की गुणा क्यों कर रहे हो, 3 रेशो तो मैथ्स का है, अगर वो मैथ्स में अगर पूछता तो इसके नंबर 90 होते। अरे जब ये रेशो ही निकाल दिया, डबल सिंगल की बात कहां से रह गई, जब रेशो ही निकाल दिया हमने, तो यहां पे तो वही लिखा है, इंग्लिश के नंबर साइंस के नंबर से डबल नहीं है क्या, साइंस में अगर 1 अनुपात है तो इंग्लिश में 2 अनुपात है, बात तो वही पड़ेगी। तो आपके साइंस के नंबर पूछे हैं ना, तो साइंस के नंबर कितने होंगे, साइंस का रेशो 1 है, तो इसमें इट मस्ट बी 30। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, होप सो समझ में आया होगा। आप इसको 1/2 मान के भी करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। हाँ, तो साइंस का रेशो कितना है भैया, साइंस का रेशो कितना है, यहां पर भी साइंस का रेशो मुझे तो एक ही दिख रहा है, और यहां पर भी मुझे साइंस का रेशो एक ही दिख रहा है। जब एक अनुपात का वैल्यू 30 है, तो साइंस का 60 कैसे बन गया, सवाल को पढ़ो। अंग्रेजी में जो नंबर मिले हैं वो विज्ञान के नंबर से दुगने हैं, डबल है। दोबारा समझ लो, समझा देते हैं, हमें क्या दिक्कत, देखो समझो भाई, अंशों को अंग्रेजी में जो नंबर मिले हैं वो विज्ञान में प्राप्त अंकों के दुगने हैं, यही तो मतलब है। अगर मैं बोलूं विज्ञान में उसको 1 अनुपात मिला है, तो अंग्रेजी में इसको 2 मिले होंगे। या आप कहें कि उसको अगर विज्ञान में अंग्रेजी में 1 मिला है, तो उसको विज्ञान में आधा नंबर मिला होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, बात तो सेम ही है। अब इन दोनों अनुपातों को कन्वर्ट, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, कि इसको अगर 2x मिला तो उसको 1x मिला होगा, लेकिन x से x कट जाएगा अनुपात में। अब इसको करेंगे तब भी तो यही आएगा, 2:1। तो जो अनुपात है इंग्लिश का और साइंस का, वो तो 2:1 ही है ना। उसके अलावा इंग्लिश और गणित का अनुपात आपको दिया है, वो कितना है, वो दिया है आपको 2:3। जब इन अनुपात को आप बराबर करोगे, इसको मैंने बदल दिया बस, साइंस इंग्लिश कर दी, जिससे कि आसानी सॉल्व कर पाए। साइंस और इंग्लिश को, तो साइंस को पहले लिखोगे ना, साइंस का अनुपात 1 था और इंग्लिश का 2 था। इंग्लिश और मैथ का देखें तो कितना था, आपने कहा 2:3। तो अगर देखें तो साइंस इंग्लिश और मैथ का अनुपात क्या बना, 1:2:3, क्योंकि दोनों बराबर है ना ये। तो साइंस का अनुपात तो 1 ही है ना, अभी समझ में आ रहा है, क्लियर है, अभी क्लियर है, होप सो क्लियर हो गया होगा, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। वेरी गुड, एक और सवाल। अच्छा, मुझे एक समझ में नहीं आती है बात, आयुष, अखिलेश, अर्पित, मुझे एक बात समझ, जब जब मैं सवाल अच्छे लेवल के लाने की कोशिश करता हूँ ना, तभी बच्चे जो आएंगे एक सवाल पढ़ेंगे, अरे भैया भैया अरे भैया अब नहीं पढ़ेंगे हम, ये तो बहुत ही खतरनाक है, वो छोड़ के चले जाते हैं क्लास को। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात को लेकर के, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आखिर ऐसे बिहेव क्यों करता है बच्चे, पेपर में आएगा तो मना थोड़ी करोगे करने के लिए। चलो एक बार बताओ, 250 मीटर इंटू 50 मीटर का एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी की 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है, इस कार्य के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। एक खेत है, ओके, जो 250 मीटर और 50 मीटर का है, उस खेत में मिट्टी की 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है, इस कार्य के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है।
क्वेश्चन आपके सामने है, देयर इज अ फील्ड ऑफ 250 मीटर इनटू 50 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इन a rectangular field. Thick layer is to be applied. How much soil will be required for this work? दोनों ऐसा तो नहीं कह सकते कि जिन्होंने सरकारी मिड डे मील खाया वही जाएंगे छोड़ के, पर समझ नहीं आता जितने सवाल अच्छे लेता हूँ। मैंने कल भी कुछ अच्छे सवाल लगने की कोशिश की थी, तब भी बच्चे ऐसे निकल गए थे। आज फिर मैंने कुछ अच्छे सवाल लगने की कोशिश की है, तो ठीक है। मुझे लगता है कि सवाल बिल्कुल वो होने चाहिए 2 + 2 = 4। बच्चा गणित की प्रकृति तार के जिसके वो आंसर दे पाए, तभी उसको मजा आता है। समझो सवाल, ये आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई 250 मीटर और 50। अब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? आपने का क्षेत्रफल हुआ इसका एरिया, दैट इज 250 मल्टीप्लाई बाई 500, तो 12,500 ये हो गया इसका एरिया, क्षेत्रफल। अब उसने बोले से मिट्टी चढ़ानी, जैसे ही मिट्टी चढ़ाए तो आपको 10 मोटी पर चढ़ानी, तो ये क्या हुआ? ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब वो निकालना ऊंचाई, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, ये तो बोला है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अब क्या करें, ऊंचाई कैसे निकालें? आपने कहा सर बड़ा आसान है। तो आपने क्या काम करा, जो भी आपका क्षेत्रफल था उसमें आपने ऊंचाई की मल्टीप्लाई और कर दी, तो 1250,500, क्योंकि h बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी ये? आपने कहा 10/100 यानी 0.1, तो 0.1 की गुणा इसमें कर दी, तो 1250 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी चाहिए। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो बड़ा आसान था, इसको आसानी से आप कर सकते थे। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए। सब तैयार हैं? आसान सवाल था, इजीली हैंडल हो गया, एक ही चुटकी में सवाल की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं आपने पूर्ण कर दी हैं। तो एक और सवाल लेते हैं और जानते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 20 सेंटीमीटर है, यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। सवाल आपके समक्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 20 सेंटीमीटर है, यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है, तो त्रिभुज के तीन भुजाओं का लंबाई ज्ञात आपको करना है। 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5, 7.5, 6 सेंटीमीटर, 7, 7 और 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसकी दो भुजाएं तो एग्जैक्टली बराबर ही होंगी, जैसे उसने कहा है। उसने कहा है यदि उसकी प्रत्येक भुजा, यदि इसकी प्रत्येक भुजा आधार की डबल है, आधार की डबल है, तो आपको बताना है तीनों भुजाओं की लंबाई। तो देखो आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल को, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो एक बार में कर लेंगे, लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाई तो आपको बतानी है, क्योंकि परिमिति के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ए, सबसे तेज आंसर ए, क्या बात है, सबने कहा ए हो सकता है इसका आंसर। ये मैं भी देखता हूं, बिल्कुल हो सकता है, आपने कहा है। देखो समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हो सकता है भाई। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति है, सपोज ये समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे है, तो नहीं बनेगा, क्योंकि आधार छोटा होगा ना, जब भी तो लंबाई दो बड़ी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, अगर ये ए है तो ये इसका डबल है, और ये भी इसका डबल है, क्योंकि दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होती है। ये बात समझ में आ रही है? अगर उसका आधार ए है तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी? डबल है उसकी, उसने बोला ना प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है, तो अगर उसका आधार ए है तो भुजाएं 2a और 2a हो जाएंगी। इज इट क्लियर? अब क्या करें? अगर उस सबको, उसने बोला इसकी परिमिति 20 है, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? आपने कहा 2a प्लस 2a प्लस a बराबर 20, यानी 5a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 4। तो उसकी भुजा एक 4 है, ये कितनी होगी? 8। तो ये कौन कौन सी होंगी? 4, 8। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं।
आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे, क्योंकि जब डबल होंगी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो देखो 5 का डबल नहीं है 7.5, 6 का डबल नहीं है, ये 3 का डबल 6 है, ये सही होता है, लेकिन इसका टोटल करेंगे तो 6 और 6 12 3 15, जबकि परिमिति 20 है। इसको देखो 4 का डबल 8, दोनों भुजाएं 8 8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर, है ना। तो आप जो है इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करें। अगर आप थोड़े से तीव्र गति के मैथमेटिशियन हैं तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन लुक लाइक दिस। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया, खुश कर दिया आपने। एक और सवाल लेते हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। ओके, एक और सवाल। 7 टू द पावर 105 का इकाई का अंक कितना है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 105? 5791, इनमें से कौन सा है जो यूनिट डिजिट आपको बताता है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 7 की पावर 105 का इकाई का, और सवाल आपको हर जगह हर क्षेत्र में मिल जाते हैं ऐसे रखे हुए, जहां पर आपको चीजों को समझने का पूरा मौका मिलता है। और यहां पर आपने कहा 7 समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करता हूँ यूनिट प्लेस की, तो यूनिट प्लेस को करना बड़ा ही आसान है। कैसे करते हैं? मैंने बताया था 4 का कॉन्सेप्ट, और वो क्या है? यदि विषम संख्या, जिसको आप बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या की पावर 4 या उसका मल्टीपल है, गुणज है, तो हमेशा एक यूनिट प्लेस होगा। सम संख्या की पावर 4 या उसका गुणज है, तो हमेशा 6 होगा, 1 और 6 इस तरह से होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो 4 हमें होना जरूरी है, लेकिन ये तो 7 की पावर 105 है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से 4 का मल्टीपल निकालेंगे। और आप कुछ मत करो, जब भी आप सवाल करो ना, बहुत सिंपल सी कहानी है, आप सिर्फ लास्ट के 2 नंबर ले, तो 7 की पावर 05 आपने ले लिया, दैट्स इट। ठीक है, 7 की पावर 05 ले लो, वो अच्छे से सवाल हो जाएगा। पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंतिम 2 अंक ले लेने हैं, और बेस चाहे कितना ही बड़ा हो, यूनिट बेस ले लेना है। मैं अच्छा हूं, ओके। अब क्या करें? तो ये 7 की पावर 5 का ढूंढना है, और क्या होता है, इसको लिख सकता हूं मैं 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मुझे तो इसका वैल्यू निकालना 7 की पावर 4। मुझे तो पता है ना कि भाई ऑड की वैल्यू 4 के मल्टीपल में होगी, तो मैं आंसर दे सकता हूँ 1, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 1, इसका वैल्यू 7, तो राइट आंसर विल बी 7, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बढ़िया कहा आपने, तो 7 इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सवाल था, आपने इसको समझने की गलती थोड़ी सी कर दी, इसलिए हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल लेते हैं, एक और प्रश्न का जवाब आपसे मैं पूछना चाहूंगा। यह जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न 2/3 बढ़ जाती है, उसका भिन्न का हर क्या है? ये जवाब क्या मिलता है? कोई भिन्न है, जब आप उसको बढ़ाते हो तो उसमें इतना बढ़ जाता है, आपको बताना है कितना हो गया। ठीक है ना, एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है, तब भिन्न 2/3 बढ़ जाती है, भिन्न जो थी वो 2/3 बढ़ गई पहले से। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आप बताओ उस भिन्न का जो हर है, डिनोमिनेटर क्या है? When 4 is added to the numerator of a fraction, then the fraction is increased by 2/3. What is the denominator of the fraction? तो देखो इस सवाल को करने का तरीका आपको बड़ा आसान लग रहा होगा देखने में, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि तेजी से आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें और समझने की कोशिश भी करें। अगर आप देंगे इसका आंसर तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं देंगे तो फिर मैं इसका कराऊंगा ये आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मुझे कराना है, लेकिन कोशिश करेंगे सब लोग करने की, देन यू विल गेट द आंसर इजीली। चलो समझते हैं जी। देखो समझता हूँ सवाल, सवाल का मीनिंग समझो। मैंने एक फ्रैक्शन माना, चलो फ्रैक्शन मेरा a/b है, हाँ a/b है, तो अंश का होता है न्यूमरेटर। अगर मैं इसमें 4 बढ़ा, तो जो पूरा फ्रैक्शन है, जो हमारा a/b था, वो कितना बढ़ गया? वो 2/3 बढ़ गया। ये मतलब है, अगर एक फ्रैक्शन के सिर्फ nr में हम 4 बढ़ा दें, तो जो फ्रैक्शन था पहले वाला a/b, उसमें 2/3 की वृद्धि हो गई। कहोगे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a/b प्लस 4/b, अलग अलग कर दिया, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे आसानी से हो जाएगा। आपने कहा ओके, तो a/b प्लस 2/3। अब a/b को उधर भेजा, दोनों ही कट जाएंगे ना आपस में, ऐसे कितनी आसानी से कट जाएगा।
तो आपने कहा ओके, तो सवाल क्या बना, क्वेश्चन बना 4/b इज इक्वल टू 2/3, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2b इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू 12/2, तो उसका जो dr है वो 6 है। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, समझ में आया? 86 कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, कोई भी तकलीफ कोई समस्या आपको नहीं हुई, है ना? अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ एक ए और बी की इक्वेशन फाइंड आउट कर पाते। आसान था, चुटकी बजाई आपने और चुटकी बजाने के साथ आपने आंसर ले लिया, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की बात करते हैं आपसे और समझते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्या मिलता है आपका एक और प्रश्न का जवाब। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40082 लिखता है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं व ध्यान से नहीं सुनता, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तृत रूप और लघु रूप से भ्रमित है, या शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब पढ़ाना चाहिए जब बच्चे की संख्याओं को भली भांति प्रकार से लिखना सीख जाए। और यहाँ पर एबीसीडी में हुई है आपकी टकरार, उत्तर आपका आया है एकदम तैयार होकर के और आपने कहा ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है आपको, और मुझे भी आपका जवाब बहुत पसंद आया, आपने एकदम जवाब दिया है, आंसर बी करेक्ट सही है। क्योंकि देखो, बच्चा एकाग्रता से ध्यान की नहीं सुनता, ये तो ऑप्शन कभी नहीं होंगे ऐसे ऑप्शन। अगर बच्चा कक्षा 2 का होता, अगर यह कक्षा 2 होता तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता, बच्चे में अभिव्यक्ति के विस्तृत रूप और, क्योंकि जब कक्षा 2 में होता है तो बच्चे स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, उस समय वो क्या करता है, वो उसके विस्तृत और लघु रूप से भ्रमित रहता है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब पढ़ाना चाहिए जब उसको संख्या, मान लिया उसको संख्या कक्षा 4 तक ना है, तो क्या आप उसको स्थानीय मान नहीं पढ़ाओगे? हाँ जी, तो क्या उसको स्थानीय मान नहीं कराओगे? कराना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 3 में जैसी बच्चा आएगा उसको स्थानीय मान पढ़ाना पड़ेगा एज पर सिलेबस। इसीलिए बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है कि 482 को पढ़ता तो सही है, लिख नहीं पाता 482, इसलिए प्रॉब्लम, यही सवाल का। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। ये रहा, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 डिवाइड 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वो इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका क्या कारण है? एक, विद्यार्थी की भाषा विकास बहुत खराब है, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा की सहायता से पढ़ाई गई हैं, या फिर विद्यार्थियों इन दो समस्याओं के गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा इसके लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन की बात सबसे ज्यादा की जा रही है, क्या बात है? ओके ओके, वेरी गुड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सिचुएशन, और आपका जवाब मुझे मिल रहा है यहाँ पर एबीसीडी के रूप में। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, सवाल बड़ा आसान है और देखते हैं जवाब। ओके 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 ओके, तो जवाब समझने की कोशिश करते हैं कितना आसान है। तो आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े, इसका क्या कारण? देखिए, विद्यार्थियों की भाषा विकास बहुत खराब है, विद्यार्थियों की भाषा विकास बहुत खराब है। देखो, इसको तो नहीं कह सकते कि भाषा विकास खराब है, क्योंकि वो इसको तो सही कर पा रहा था ना, 1/2 डिवाइड बाई 1/3। ओके, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/3, तो भाई इस तरीके को कैसे सॉल्व करें? ओके, सो 1/2 डिवाइड 1/3 को सही तरीके से हल कर सकता था, यहाँ तो हल कर रहा है, तो यानी वो क्वेश्चन को पढ़ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम देखो क्या है कि उसे जब ये बोला गया कि आधे केक में, बात तो यही है कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, बात तो यही ना, आधे में 1/3 केक के टुकड़े कितने हैं, प्रॉब्लम इज सेम। तो
लेकिन वो इस सवाल को हल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है, जो वो सवाल पढ़ता है, जो वो भाषा में सवाल पढ़ता है, उसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम उसकी भाषा के विकास से है। ओके 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 थैंक यू। आप सरकारी स्कूलों के मिड डे मील वाले क्लास को अब क्या कर सकते हैं, बट सर प्रश्न ऐसे ना। ओके ओके ठीक है ना। तो बात तो वही है ना, 1/2 1/3। अगर आपने भी बचपन में देखा होगा, क्लास को जब आप पढ़ाते हो बच्चों के बीच में, तो क्या होता है, जब आप क्लास को स्टडी कराते हो तो बचपन में आप क्या करते थे, आप भी तो ऐसे करते थे भाई। अगर 3 × 5 लिखा होता तो आसानी सॉल्व हो जाता था, लेकिन जब प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.8 आती थी, वहां लिखने वाले सवाल होते थे, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को जो है, जो प्रश्न हम पढ़ाए गए हैं उनमें लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया, भाषा की सहायता से पढ़ाई नहीं कराई गई है। ओके, सो इट इज द राइट आंसर। क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर रखता हूं, देखता हूं जवाब। प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए एक कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, सामूहिक परियोजना में सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक व टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। इनमें से क्या करेगा? Piaget believed that social instructions led to learning, and a mathematics teacher believed in Piaget will use a lot of hand operators and laboratory activities in the classroom, use group project and group discussion, use differentiated instruction, or will use chalk and talk method। तो सवाल आपके सामने है, क्या मिलेगा? और यहां पर मिल रहा है सी, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, ऐसा भारती कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है, समझिएगा, सवाल को समझने की कोशिश करो। प्याजे बिलीव करते थे सामाजिक अनुदेशन के सिद्धांत में, सवाल समझने की कोशिश करो। प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन में बच्चा सीखता है, और गणित में शिक्षक प्याजे के सिद्धांत यानी सामाजिक अनुदेशन के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए क्या करना चाहिए उसको। सवाल समझो, सवाल क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, मेरा विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन सीखना होता है। तो गणित के एक शिक्षक ने मेरे सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करा होगा? सवाल सामाजिक अनुदेशन का है, आपका नहीं है, प्याजे का नहीं है। नहीं, सामाजिक अनुदेशन का सिद्धांत दिया गया था वाइगॉत्स्की द्वारा। वाइगॉत्स्की साहब ने दिया था ना सिद्धांत उसका, समाज में जो रहने से। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि बालक जो है वो सामूहिक परिचर्चा व सामूहिक परिचर्चा परियोजना का विकास करे, है ना। भाई बच्चा समूह में रहकर सीखे, समूह में योजना बनाए, ग्रुप डिस्कशन करे, ग्रुप प्रोजेक्ट करे, वही तो होता है। हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ये प्याजे साहब ने बोला नहीं है, ये प्याजे साहब की थ्योरी नहीं है। प्याजे साहब ने अपना बिलीव दिखाया था कि सामाजिक अनुदेशन में बच्चा सीखता है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है ना। तो ये नहीं कह रहा कि वाइगॉत्स्की का स्टेटमेंट है ये। अगर मैं बोलूं कि मेरा विश्वास है कि बच्चा सामाजिक अनुदेशन में सीखता है, तो सामाजिक अनुदेशन का मीनिंग क्या है, ये आपको आंसर देना था। बात समझ में आ गई? तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह से समझो। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं बार बार, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि वाइगॉत्स्की ने कहा था। अगर मैं इसका नाम काट दूं यहां से प्याजे का, मैंने बोल दूं कि भाई यहां बताओ, मैंने लिखा आयुष का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक आशु के इस सिद्धांत में विश्वास करते हुए, जो जिसमें आयुष ने सिद्धांत में विश्वास किया, उस सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करें? बात तो वही है ना। हाँ, राइट ऑप्शन इज बी। तो आपको सामाजिक अनुदेशन में सीखता है, इसका मतलब बताना क्या होता है, दैट इज द बी। अभी क्लियर हो गया होगा जी। एक और सवाल, रमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़ बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक को छांटने के लिए कहा।
जिन कंकड़ों के जोड़े बन और जिन के जोड़े नहीं बन पाए उनको जोड़ने के लिए कहा। तो रमा चाक्षुक शिक्षार्थी है, कायिक गतिक शिक्षार्थी है, श्रव्य शिक्षार्थी है, या रमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है? देखते हैं जवाब कितना अच्छा आता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। कायिक गति का मतलब होता है आप कह सकते हैं डायनेमिक लर्नर। इट्स डायनेमिक लर्नर। हाँ, तो क्या वो कायिक गति है? वो गति संवेदी होता है, वो गति परक होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आवश्यकता है कि रमा एक चाक्षुष शिक्षार्थी है, रमा कायिक गति की शिक्षार्थी है, रमा श्रव्य शिक्षार्थी, रमा को व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत है। ओके ओके, तो जो कहीं कहीं नहीं, इसका आंसर ही डी है आयुष, राइट ऑप्शन डी। देखो ये कायिक गति मतलब डायनेमिक लर्नर, अगर यहां पर लिखा होता ना गति परक, गति परक, या लिखा होता गति संवेदी, या लिखा होता काइनेथिस्टिक लर्नर, तो ये जवाब सही होता। क्योंकि जो काइनेथिस्टिक लर्नर्स होते हैं, जो गति परक बच्चे होते हैं, जो गति संवेदी बच्चे होते हैं, वो चीजों को स्पर्श करके, देख करके, सुनकर सारे तरह से काम करते हैं, तब उनको समझ में आता है। लेकिन यहां पर वो स्टेटमेंट नहीं दिया है। कायिक गति मतलब वो डायनेमिक लर्नर है, इट्स नॉट ए डायनेमिक लर्नर। चाक्षुष विद्यार्थी नहीं है। चाक्षुष मतलब चीजों को देखने की आवश्यकता होती है और श्रवण में सुनने की आवश्यकता होती है। क्योंकि रमा समर विषम संख्याओं को नहीं पढ़ पा रही है, तो उसकी टीचर उसको पर्सनल अटेंशन दे रही है कि तू ऐसे पढ़ ले। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी कि रमा को व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत है, नीड्स पर्सनल अटेंशन जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज नॉट अवेयर अबाउट इवन एंड सम एंड ऑल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेकिन वैसे बच्ची कैसी है? वो गति परक है, काइनेस्थेटिक लर्नर है। ओके ओके, नेट नहीं चल रहा था, ओके कोई बात नहीं है। एक और सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर रखते हैं और जानते हैं उसका जवाब आप मुझे क्या देंगे। वन मोर क्वेश्चन। आंकड़ों की विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समय आकलन के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? The most appropriate formative work for the time assessment of the students related to the analysis of data is what? प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव वर्क फॉर द टाइम असेसमेंट, समय का आकलन करने के लिए सबसे अधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? आंकड़ों के विश्लेषण की बात हो रही है, आंकड़ों के विश्लेषण, असेसमेंट ऑफ डेटा या डेटा एनालिसिस। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिल रहा है, बी। लेकिन आपको बता दें, अफसोस ये गलत जवाब है, आपने गलत प्रश्न का चुनाव किया है, ये सही जवाब नहीं है। क्योंकि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित जब भी आप करोगे, अरे भाई डेटा एनालिसिस करोगे, तो डेटा एनालिसिस के लिए तो मैंने कितनी बार बताया कि जब भी आप डेटा एनालिसिस करोगे तो यू हैव टू कलेक्ट डेटा, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और डेटा कहां से कलेक्ट होगा? जब आप सर्वे करेंगे या कोई प्रोजेक्ट करेंगे। आया कुछ याद? तो सर्वेक्षण आधारित परियोजनाओं पर सवाल जब आप करेंगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू डू दी टास्क। बात समझ में आ गई साहब? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने बोले थे, ये 10 क्वेश्चन बच गए थे प्रीवियस सेशन में, इसलिए मैंने यहां पर लगा दिए हैं। ए बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को, हाँ बिल्कुल, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा? A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do the same work in 15 days. And C and A can do the work in 20 days. So, how many days will A take alone to complete this task? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है, वही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो इस तरह के सवाल बड़े आसान होते हैं। तो उसने बोला ए और बी 12 दिन में करते, तो मैंने कहा ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते तो 12 दिन में समाप्त होता है। बी और सी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 15 दिन में समाप्त होता है।
सी और ए जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 20 दिन में समाप्त होता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि काम कितना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही माइंड में आता है कि सर भाई बताओ काम कितना है। तो काम कितना है, तो इन सबका एलसीएम निकाल लो, वही काम है। आपने कहा एलसीएम आया 60, तो 60 जो है वो टोटल वर्क है। तो 60 आप ऐसे मान सकते हैं कि 60 पानी की बोतल्स है जिनको भरना है ना। तो क्या करें, अगर हम इसका ए और बी का काम देखें तो वो 60 पानी की बोतल को 12 दिन में भर सकते थे। तो उनका एक दिन का वर्क कितना हुआ, यानी उनका कैपेसिटी कितना एक दिन में काम खत्म करने का। आपने कहा 60/12, तो उनका एक दिन का जो कैपेसिटी है वो 5 का है। और बी और सी का देखें तो 4 का है, सी और ए का देखें तो 3 का है। बात समझ में आ गई। उनका वर्क इफिशियंसी कि एक दिन में वो कितना काम खत्म कर सकते हैं। ए और बी 5 यूनिट खत्म कर सकते हैं, बी और ए 4 यूनिट खत्म कर सकते हैं, सी और ए 3 यूनिट खत्म कर सकते हैं। अगर मैं देखो टोटल ये सब मिलकर काम करें तो कितना काम खत्म करेंगे, तो आपने सबको जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, आपने कहा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना 5 प्लस 4 प्लस 3, सबके काम को जोड़ दिया तो ये कितना हुआ। आपने कहा ये हो गया ए और ए 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 12। ये दो यहां से कॉमन निकाल लें तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12/2 बराबर 6। तो अब आपको पता लगा कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं एक साथ तो टोटल मिलाकर 6 बोतल पानी की भर जाती है। 6 बोतल दे कैन फिल। उसने बोला ए अकेला कितना भरेगा, तो आपने यहाँ देखा था बी और सी मिलकर एक दिन में 4 बोतल भर रहे थे। तो बी और सी का वैल्यू पुट कर दें इसमें तो कितना होगा a प्लस 4 बराबर 6। तो a बराबर एक दिन में सिर्फ 2 बोतल यानी 2 यूनिट काम करता है। और काम कितना खत्म करना है उसको 60 यूनिट। तो 60 में 2 का डिवाइड कर दें, यू विल गेट 30 एज द आंसर। तो 30 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है। वन बाय वन अगर आप समझते चले जाओगे तो सीधे सीधे आंसर आपके पास आ जाएंगे और आपको पुकार के कहेंगे कि भाई साहब हम हो गए हैं, आगे क्या करना है ये बताओ। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक और सवाल लेता हूं फिर आपके समक्ष। वन मोर क्वेश्चन गाइस, ऑल ऑफ यू आर बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने ही, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से डी ई एफ है, इनमें से कौन सा सत्य है, राइट इनमें से कौन सा है, करेक्ट बताना है। ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल है। ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल है। ट्राइंगल डीईएफ का एरिया बराबर 1/3 ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। या फिर ट्राइंगल डीईएफ का एरिया बराबर ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 पार्ट है। तो शायद आप बहुत बढ़िया तेजी से आंसर मिलने लगे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, समझने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश आपकी तरफ से है और मुझे उम्मीद है कि ये जवाब अच्छे से तो मिलेंगे और आप अच्छे अच्छे से करेंगे। डोंट, हमें विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आप देंगे सही जवाब एक दिन। तो देखते हैं जवाब क्या मिला आपका, लेट्स सी। ओके, तो देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। और यहां पर सी देखो, समझने की कोशिश करना, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो घबराने का नहीं, बड़ा आसान सवाल है बच्चा। देखो ये एक ट्राइंगल है एबीसी, जब भी किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो हमेशा इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 ट्राइंगल है ना। तो ये चारों ट्राइंगल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये चारों एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर मैं इसमें से इस वाले एंगल की बात करता हूं, कौन से वाले की, जो आप बोल रहे थे कि डीईएफ, तो इसका एरिया कितना है, जो पूरे त्रिभुज का एरिया था एबीसी का, उसका चौथाई भाग ही तो है, उसका फोर्थ पार्ट है कि थर्ड पार्ट है। हाँ जी, भाई टोटल कितने, 4 त्रिभुज हैं, तो अगर एक इसका निकालोगे तो वो इसका चौथाई पार्ट तो होगा। तिहाई कैसे कर दिया आपने, हाँ जी, इट इज फोर्थ पार्ट, इट इज 1/4 ऑफ द एंटायर ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है, तो पूरे ट्राइंगल का एक चौथाई हिस्सा इसके पास होना चाहिए था। अभी क्लियर है बात,
समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ जी, अभी समझ में आई होगी पक्का पक्का। पक्का पक्का आ रही है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखते हैं, कच्चा कच्चा उसको भी देख लेते हैं कि ओके, वेट ए मिनट, इज इट क्लियर? वेरी गुड, ओके ओके। ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। जब आपने बता दिया सवाल समझ में आया, एक और सवाल। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वो संख्या क्या है? सवाल देखूंगा क्या मिलेगा। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। यदि उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है? दो अंकीय संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल कितना? 6 है। तो आप आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, तो पहले स्टेप को ही ले लेते हैं। उसने बोला दो अंकों की संख्या दोनों का गुणा 6 है, तो देखो एक की 6 में गुणा करेंगे तो 1 गुणा 6 बराबर, सही बात है। 3 पंजे 15, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। तो सिर्फ दो अंक ऐसे मिले जिनकी गुणा 6 है। ओके, बहुत बढ़िया। उस संख्या में 9 जोड़ दो। अगर मैं संख्या में 16 में 9 जोड़ दूं तो 25 हो गया। तो प्राप्त संख्या में अंकों की स्थान क्या, ये 16 तो अगर स्थान बदल दे तो 61 होनी चाहिए थी, नहीं बात बनी। अगर मैं 23 में 9 जोड़ दूं तो क्या बनेगा? आपने कहा 32। तो देखो 23 क्या बन गया? 32 बन गया। तो अंकों के स्थान बदल गए ना, अंकों के स्थान आपस में बदल गए ना। तो जब अंकों के स्थान बदल गए तो हमें क्या प्रॉब्लम थी? तो अच्छी बात है, बदल गए तो अच्छी बात है। सवाल आपको समझ में आ गया। तो एक और सवाल ले लेते हैं फिर आपके साथ, दीजिएगा कोई सवाल का आंसर। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम शोन बाय व्हाट? बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करके जवाब दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, आसान सवाल से आसानी से उत्तर दे देंगे। पर कोशिश है कि उत्तर तो आप ही को देना होगा। मैं सिर्फ समझ सकता हूं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि जवाब अच्छी सोच समझ कर आप देंगे। देखते हैं क्या सोच समझकर आप आंसर देने की फिराक में बैठे हैं और जवाब क्या आता है। बहुत ही सवाल सिंपल सा है, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब भी आप सिंपल सा देने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आपका जवाब थोड़ा सा मैं अच्छा सा बनाने की कोशिश करूं, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ लें और चीज़ों को जान लें। तो यहाँ पर जवाब मिलने लगे हैं आप लोगों की, मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब अच्छे से मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं। पहले ये आयत चित्र क्या होता है उसको समझ लो। ओ, ऊपरी सीमा को नहीं दिखाता ये, उस वर्ग की बारंबारता ऊपरी सीमा को थोड़ी दिखाता है। देखो ऐसा होता है, समझ कहाँ गया? अभी तो मैंने इम्प्लीमेंट किया था। वेट ए मिनट, मैंने तो अभी चित्र लगाया, चित्र कहाँ चला गया भाई? वेट ए मिनट, ओहो यहाँ कहाँ पहुंच गए? यहाँ आ जाओ भाई साहब, मतलब चित्र तो मैंने लगाया था। देखो आपके सामने एक दिख रहा है फिगर, आपके सामने ये है, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, जिसको आप आयत चित्र भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये ऊपरी सीमा को नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, इट्स नॉट शोइंग दी अपर लिमिट। लिमिट तो ये है, इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। इसकी लोअर लिमिट 10 है, इसकी अपर लिमिट 20 है। तो ये क्या दिखाता है? हाईएस्ट रेंज को दिखाता है। ये हाईएस्ट यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसको आप बोलते हैं, ये किसको दिखाता है? सबसे ऊंचा वाला डंडा उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, इसको दिखाता है। फिर उस वर्ग की बारंबारता को, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उस वर्ग में कितनी है, उसकी ऊंचाई, इसको ही तो दर्शाती है। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और मुझे भी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई। तो बहुत ही बढ़िया लगा आज का सेशन। आपको अगर अच्छा लगा है तो भाई कंजूसी लाइक में ना करें, और कंजूसी का पिटारा खत्म बंद करें, और अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आज ही क्लास को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।